बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस क्लास में दो टॉपिक्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हाउसेस डिवाइडेशन, यानी घरों की तकसीम। कि कोई भी जायचा आपका बने, उसमें जो भी लगन आए वो किस तरह से दीगर आगे हाउसेस जो हैं उसको डिवाइड करता है। वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा टॉपिक है कि चूँकि आज हम एरीज़ असेंडेंट पढ़ रहे हैं, तो एरीज़ असेंडेंट का जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो जायचे के 12 घरों में वो प्लेस्ड होगा, तो क्या क्या असरात जो है वो देगा। आज का जो हमारा टॉपिक है कि तमाम सियारे एरीज़ लगन के अंदर इन ऑल हाउसेस, इस पे भी हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे हम लोग चलते जाएंगे। अभी आप लोगों को जो टेस्ट दिया था पाकिस्तान का जायचा बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान का जो जायचा है उसका आगाज़ भी एरीज़ असेंडेंट से ही होता है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट दिया, मुझे पहले इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आप सब ने, जिन्होंने भी टेस्ट दिया, चाहे वो इस टेस्ट में फ़ेल हुए, इनकम्प्लीट आंसर दिया या जो भी था, लेकिन आपने एक अच्छी कोशिश की, एक अच्छी काविश की। और स्पेशली उन लोगों के बारे में मैं बताता चलूँ कि आप इस वक्त स्क्रीन में देख रहे हैं कि जिन लोगों ने टेस्ट दिया, इनकी प्रेजेंटेशन, इनका बताने का अंदाज़, कि ये वो टेस्ट हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने हाथ से भी लिखा हुआ है या किसी ने कंप्यूटर में बनाया हुआ है। ये मेरिट नहीं है। मेरिट ये है कि मैं जब टेस्ट को देखूं तो फौरी तौर पे मुझे ये समझ आ जाए कि ये एक्सप्लेनेशन आपकी ठीक है या नहीं है, कि सिर्फ आपने प्लैनेट्स की प्लेसमेंट के थ्रू जो सवाल था उसका जवाब टू द पॉइंट आपने दिया, वो भी काबिल कबूल था। और ये कुछ लोगों के नाम इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया, इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। और इस टेस्ट के अंदर इन लोगों से मैंने वादा किया था कि जो सबसे एक्सीलेंट देंगे उनको हम एक स्टोन गिफ्ट करेंगे। तो जो लोग एक्सीलेंट के अंदर मौजूद हैं, आप नुमान भाई से रब्ता कर सकते हैं। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, सिटी ऑफ बर्थ है, वो आप शेयर करके अपने जायचे के मुताबिक स्टोन हासिल कर सकते हैं। अब इसके बाद वो स्टूडेंट्स जो इस टेस्ट में पास हुए, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी, लिखा आपने बिल्कुल ठीक, लेकिन कुछ अफराद कुछ चीज़ें मिस कर गए। लेकिन उसके अंदर हमारा, चूँकि हम कोई बोर्ड का एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे, को मास्टर्स का एग्ज़ाम तो नहीं है, कुछ माइनर से इश्यूज थे, उसको इग्नोर किया गया। उसके बावजूद आप लोगों को पास करार दिया गया। वो इसीलिए ताकि आपको हौसला मिले, आपको तक़वियत मिले, और आगे भी जब आप लोग चलें तो उसमें बेहतर अंदाज में आप लोग टेस्ट जो है वो दे सकें। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इनकम्प्लीट टेस्ट भेजा, जो बिल्कुल इनकम्प्लीट था, कि सवाल कुछ था और जवाब कुछ था और अधूरा था, नामुकम्मल था। कि आप अगर किसी मरीज़ को देख के ये कह दें कि आप बीमार हैं, लेने वो आपसे दवाई आए और आप उसे कहें जी बस आपको बुखार है, तो सिर्फ बुखार से काम नहीं चलेगा, उसका इलाज भी करना है, जो पूछा गया है उसका हल भी बताना है या उसका जवाब प्रॉपर देना है। अब आते हैं उन लोगों पे जो इस टेस्ट में फ़ेल हुए। आप लोगों को मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, उसकी वजह आप पहले सुन लें। उसकी वजह आप पहले सुन लें। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो बिल्कुल ठीक थी। आपने जो जायचा बनाया, उस जायचे के मुताबिक आपने जो डिग्रीज़ लिखी, जो नज़रात लिखी, वो आप सबकी ठीक थी। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक गलती कर गए कि टेस्ट जो आया था कि जायचा ही गलत था। असेंडेंट एरीज़ की बजाय आपने असेंडेंट टॉरस के ऊपर सारी वर्किंग कर दी। तो जब स्टार्ट ही ख़राब हो गया तो आगे जाना जो है कि वो सवाल ही नहीं था। लेकिन फिर भी जो एक्सप्लेनेशन आपने दी थी वो बिल्कुल ठीक थी। मैं इसका क्रेडिट आपको देता हूँ
कि टॉरस असेंडेंट के मुताबिक आपने जो जो चीज़ें पूछी गई बताई वो ठीक आपने लिखा, नज़रात भी ठीक लिखी, डिग्रीज़ भी ठीक लिखी, सारी चीज़ें आपने ठीक बताई, कंबस्ट क्या है, रेट्रोग्रेशन, ये सारे जवाब ठीक थे, लेकिन जायचा ही गलत था। तो इसलिए आप लोगों को हमने कंसिडर नहीं किया पास होने में, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो स्टूडेंट्स फेल हैं इनको मैं अप्रिशिएट इसलिए करूँगा कि जो स्टूडेंट फेल हुआ है ना, उसको सारी ज़िंदगी ये याद रहेगा कि मेरे से ये गलती हो गई थी। अब वो इस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। अब इस गलती होने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि आप जब सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, हम सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान का जायचा बनाते हैं, हम टाइटल में लिखते हैं पाकिस्तान, डेट ऑफ बर्थ थी 14 अगस्त 1947, टाइम हमने लिया था 001 और सिटी थी कराची। जब हमने इस जायचे को सेव करना था तो यहाँ पे एक गलती ये हो गई कि जब शो ऑल चॉइसेस में आप जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनका सॉफ्टवेयर ट्रॉपिकल पे सेट था। तो जब ट्रॉपिकल पे सेट होता है तो असेंडेंट टॉरस आता है। ट्रॉपिकल वेस्टर्न सिस्टम है, हम वेस्टर्न सिस्टम को नहीं पढ़ रहे। आपने दोबारा से शो ऑल चॉइसेस में जाना है और इसको जो सबसे पहली ऑप्शन है लहरी, इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करके जब इसको सेव करेंगे तो आपका जो असेंडेंट है वो ऑटोमेटिकली एरीज आ जाएगा। अगर हम इसकी सेटिंग में जाके तो आप देख सकते हैं कि असेंडेंट जो है वो एरीज आ गया। तो एक ये माइनर सी मिस्टेक थी, लेकिन अब जिसने ये मिस्टेक की है अब वो नेक्स्ट टाइम पक्का हो जाएगा कि मैंने अब ये गलती नहीं करनी है। तो गलतियां किया करें, गलती करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पे क्या हमसे मिस्टेक हुई। और पाकिस्तान का जायचा बनवाने का मकसद ही यही था कि हमारा जो अब आगाज़ आगे होने जा रहा है उसके अंदर हम लोग एरीज असेंडेंट से ही अपने मामलात को स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे पहले जो है यहीं से शुरू होता है। स्क्रीन पे आप इस वक्त नंबर देख रहे हैं, इस नंबर को आप अपने पास सेव रखिए, जो भी इंफॉर्मेशन क्यूरीज़ है आपको इसी नंबर से मिलेगी। क्लास का आगाज़ करने से पहले हम सवालात की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल मोहम्मद सागर साहब ने किया है, हम अगर आज से 3000 साल पहले किसी इंसान का जायचा बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? 3000 साल पहले अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, ये चीज़ें उस शख्स की मौजूद हैं तो आप बिल्कुल उसका जायचा बना सकते हैं। आपका जो सॉफ्टवेयर है 3000 साल कबल क्या 3000 साल बाद भी आप अगर जायचा इस सॉफ्टवेयर में बनाना चाहेंगे वो आपको बना देगा, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम पे मूव कर रहे हैं दे ऑल आर कैलकुलेटेड। नासा ने, साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने तहकीक करके इन तमाम चीज़ों को डिफ़ाइन कर दिया है और ये भी बता दिया है कि 1000 साल के बाद कौन सा प्लैनेट किस जगह पे होगा। दुनिया अगर तब तक कायम रहती है ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती, लेकिन जब तक ये निज़ाम कुदरत चल रहा है ये तमाम के तमाम प्लैनेट्स रोज़ अव्वल से लेके जिस डिग्री से ये शुरू हुए हैं ये अपने उसी डिग्री और उसी अपने मदार के मुताबिक मूव कर रहे हैं और ये आगे भी करते रहेंगे। तो आप बिल्कुल जायचा बना सकते हैं। हमारी स्टूडेंट फरिया रियाज इन्होंने पूछा है कि अगर कोई सियारा शम्स की वजह से ग़रूब हो चुका है तो इसको एक्टिव करने के लिए सिर्फ स्टोन पहना जाता है या सदका भी दिया जा सकता है? स्टोन पहना जाता है और उसके साथ सदका बेसिकली होता ये है कि आप एक चीज़ अपने से निकाल कर किसी को दे देते हैं, कि आपने एक चीज़ निकाली और दे दी। सिंपल सी बात ये कि एक बच्चे को नज़र लगी, माँ ने उसके सर से मिर्चें वारी और वो फेंक दी, यानी नज़र उतार के दूर कर दी। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। तो एक चीज़ को हटाया। तो अगर आप सदका देते हैं सदक़े का सवाब बिल्कुल मिलता है, लेकिन सदका जो है वो एक तरह से आपको जो एनर्जी चाहिए, जो आपकी ऑरा को, आपकी बॉडी को जो एनर्जी दरकार है, आप उसको रिवर्स कर देते हैं। तो सदका खैरात आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टोन नहीं पहन रहे तो उसकी जगह जो भी आपका प्लैनेट है, जो भी उसका कलर बनता है वो फिर आपको ऑल द टाइम कैरी करना पड़ता है। अगर आपका ग्रीन है तो आप ग्रीन कलर के कपड़े कितनी देर पहनेंगे?
लोग आपको पागल कहना शुरू कर देंगे कि हर वक्त सब्ज़ रंग में घूमता रहता है। तो स्टोन पहनने का मकसद ही ये होता है कि ये 24/7 आपने अगर कैरी किया हुआ है, ये अपना साइड पे काम कर रहा होता है। दूसरा सवाल, मेरा बुर्ज सरतान है और लगन मेज़ान है, अगर मैं रोज़ का ये महीना सितारों का हाल पढ़ूँ तो मुझे सरतान को पढ़ना चाहिए या मेज़ान को? इंटरनेट के ऊपर जो भी हम देख रहे होते हैं आज का दिन कैसा रहेगा, ये सबका मुश्तरका बताया जाता है सबका। अब जब कोई एरीज़ है, कोई टॉरस है, तो सन साइन बेस्ड होता है बेसिकली। तो जो लोग बता रहे होते हैं वो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं, जो आपका ज़ोडिएक साइन बनता है उसके मुताबिक वो उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपने अपनी ज़िंदगी को स्टडी करना है, जब आपने करियर को स्टडी करना है, जब आपने अपने रिलेशंस को स्टडी करना है, जब आपने अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करना है, तो आप फिर अपने जायचे को स्टडी करेंगे जो आपकी टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ के मुताबिक बनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर कोई शख्स एरीज़ है और कोई शख्स कीनिया में बैठा है वो भी एरीज़ है, दोनों के हालात वाक़यात, ज़िंदगी के मामलात एक जैसे हों। एक शख्स एरीज़ है और वो दुबई में बैठा है, उसकी ज़िंदगी के वो दुबई का शेख है और आप जो है यहाँ क्या कहते हैं सदर बाज़ार के शेख हैं। तो दोनों की ज़िंदगी में एंटायरली डिफरेंस क्यों है? नंबर 1, आप उस माहौल में नहीं पैदा हो रहे, आप ले के क्या पैदा हो रहे हैं, किस माशरे में पैदा हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का आगाज़ और इब्तदा किस माहौल में हो रही है। फिर उसके बाद आपने जो सुनना है सितारों का हाल, तो वो आप अपने ज़ोडिएक साइन के मुताबिक सुन सकते हैं, या दोनों को भी सुन लें तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। रिश्ता करने के हवाले से लड़का लड़की का बुर्ज का आंसर देखा जाता है या लगन का आंसर देखा जाता है, इस पे हमारा बाकायदा एक लेक्चर भी होगा। अगर किसी का अपने शादी के हवाले से मैच कंपैटिबिलिटी देखना है तो उसके लिए सबसे पहले हम मून को देखते हैं, मून की पोजीशन क्या है, बिकॉज मून कंट्रोल कर रहा है फीलिंग्स को, जज्बात को, इमोशंस को, रिलेशनशिप के अंदर एहसासात को। और फिर उसके बाद सन को भी देखते हैं, फिर उसके बाद मरकरी को भी देखा जाता है कि आपस में इनका कम्युनिकेशन लेवल क्या होगा। फिर उसके बाद असेंडेंट्स को देखा जाता है, एलिमेंट्स को, काफ़ी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। इंशाल्लाह जब इसका लेक्चर आएगा तो इसको डिटेल से हम देखेंगे। सईदा इरम फातिमा ने पूछा है कि अगर कोई सियारा किसी घर में गरूब हो जाता है तो क्या इसकी नज़रात भी ख़त्म हो जाएंगी बाकी घरों में, या वो डिग्री के लिहाज से एक्ट करेगा? अगर कोई प्लैनेट डिग्री वाइज वीक है और उसी वीक एनर्जी के मुताबिक ही वो ताकत देगा, लेकिन अगर कोई सियारा कम्बस्ट हो जाता है गरूब, जैसे मैं हूँ, मैं इस वक्त 3-4 जगहों पे देख रहा हूँ और मैं बीमार होके बिस्तर पे पड़ जाता हूँ, तो मेरा देखना कहीं पे भी मेरे लिए कोई कारामद नहीं है। तो कोई सियारा अगर कम्बस्ट हो जाता है तो उसकी जो भी नज़र बनती है वो भी कम्बस्ट हो जाती है, कि वो भी एक्टिव नहीं रहती है। आसिया गुल ने सवाल किया है कि अगर कोई गूंगा, बहरा और जहनी माजूर हो या बालिग हो और इसका दिमाग छोटे बच्चे के जैसा हो और वो 4 साल के बच्चे की हरकत कर रहा हो, तो ऐसी हालत सियारे की किस अरेंजमेंट की वजह से होती है और कैसे मालूम किया जा सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है। जायचे का 5वां घर, 5th हाउस, ह्यूमन ब्रेन के अंदर मौजूद जो उसकी अक्ल है, जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है। नंबर 2, जायचे के अंदर मून, जुपिटर, मरकरी अगर ये एफ्लिक्टेड हो जाए, नहस ख़राब हो, तो फिर चूँकि मून रीज़न है फीलिंग्स का, जुपिटर रीज़न है नॉलेज का, मरकरी है अक्ल का, तो ये तीनों, और इसके साथ साथ राहु अगर लगन में आके बैठ जाए असेंडेंट में, क्योंकि असेंडेंट में राहु होगा तो 5वीं नज़र उसकी कहाँ पड़ेगी? 5वें घर पे, तो राहु भी रीज़न बनता है। तो किसी भी जायचे के अंदर कोई भी शख्स अगर बच्चों की तरह बिहेव करे तो उसका सबसे पहले 5th हाउस देखें कि उसमें क्या गड़बड़ है, उसके जायचे में जुपिटर, मरकरी, मून और राहु की क्या पोजीशन है, उनकी क्या अरेंजमेंट्स हैं।
तो फिर ऐसा शख्स जो है वो बच्चों की तरह बिहेव करता है। नवीदा फातिमा ने पूछा है क्या कमर अगर शम्स के साथ आए तो वो भी गरूब होता है? बिल्कुल गरूब होता है। मून अगर आ जाए कमर के सामने तो गरूब हो जाता है, उसकी जो मदार है डिग्री का। क्या शम्स अपने से एक घर आगे वाले सयारे को भी गरूब करता है? बिल्कुल करता है। अगर आपका सन किसी भी हाउस में फॉर एग्ज़ाम्पल 25 डिग्रीज़ पे है, अब उसने तो 12 डिग्रीज़ अपनी पूरी करनी है, अब 5 जो डिग्रीज़ जिस हाउस में है वहाँ पर और बाकी जो डिग्रीज़ 7 रहेगी अगले हाउस की, तो अगर कोई प्लैनेट नेक्स्ट हाउस में 7 डिग्रीज़ के अंदर अंदर होगा तो वो भी कमबख्त कहलाएगा, गरूब कहलाएगा। 80% जायचों में अतारत गरूब होता है, तो क्या हर इंसान को अतारत को एक्टिव करना चाहिए और स्टोन पहनना चाहिए? देखें 80% जायचे में मरकरी कम्बस्ट इसलिए होता है क्योंकि वो सन के रेडियस में मौजूद होता है, लेकिन 20% ऐसे भी जायचे हैं जिसमें मरकरी गरूब नहीं भी होता। जैसे पाकिस्तान का जायचा था, उसमें सवाल था कि कोई प्लैनेट गरूब है उसमें, तो कोई प्लैनेट गरूब था उसमें। सैटर्न और वीनस, मरकरी क्या गरूब था उसमें? मरकरी गरूब नहीं था। तो एक एस्ट्रोलॉजर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले ये देखें कि क्या मरकरी सन के उस रेडियस में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर उस रेडियस से बाहर है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसका स्टोन लेके पहने, और अगर उस रेडियस के अंदर है और गरूबियत का शिकार है तो फिर उसका स्टोन पहना जा सकता है। अगर एक जायचे में राहु और केतु की एज डेड है तो क्या इनको भी एक्टिव करना चाहिए? अगर वो पहले और 7वें घर में हों तो क्या तब भी? देखें, राहु और केतु की सबसे पहले प्लेसमेंट देखनी है। अभी हम जो लेक्चर्स करेंगे उसके अंदर हम राहु केतु को भी स्किप करेंगे, राहु केतु को हम सेपरेट पढ़ेंगे क्योंकि इनका हाउस कोई नहीं है। इनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे कि ये हर घर के अंदर क्या क्या असरात देते हैं। और अगर कोई राहु केतु डेड है तो आपको ज़रूरी नहीं कि उसको एक्टिव करें अनलेस और अनटिल आप उसकी जब तक प्लेसमेंट ना देख लें। अगर वो अच्छे असरात देने के लिए आपके जायचे में मौजूद हैं कि अगर शर्फ के हैं और आपको ज़रूरत है देन आप उसको एक्टिव करें। अदरवाइज़ ये भी बहुत कम होता है, 10% होता है कि राहु केतु अच्छी पोजीशन में हो, और अगर राहु अच्छा होगा तो केतु ख़राब होगा, केतु अच्छा तो राहु ख़राब होगा। नवीदा फातिमा ने पूछा है कि उल्टी चाल वाले सयारे क्या मनफी असर देते हैं या मुस्बत? क्या उनकी नज़रात भी उल्टी चलती हैं? नज़रात उल्टी नहीं चलती हैं, वो जहाँ पे हैं रेट्रोग्रेशन में हैं तो आगे ही देखते हैं, पीछे नहीं देख रहे होते। ये बिल्कुल ऐसी है कि मैं अगर सीधा चल रहा हूँ और मैं उल्टा चलना शुरू कर दूँ, जब तक मैं घूम ना जाऊँ, मैं घूमूंगा तो मैं दूसरी तरफ देखूँगा तो प्लैनेट्स घूमते नहीं हैं, ठीक है, वो रिवर्स हो रहे हैं या अपनी डिग्रीज जो हैं उनको वो कम कर रहे हैं। इट डज़ंट मीन कि उनकी जो नज़र है वो भी उल्टी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और इसके बाद जो इनका सवाल है कि रेट्रोग्रेशन में मैंने बताया कि इनकी एनर्जी 3 गुना बढ़ जाती है। पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव असर देंगे, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव असर देंगे। जो सयारे डेड हैं क्या उनकी नज़र भी कोई असर रखती है? ये सवाल अभी पीछे हो गया। आम तौर पर अगर राहु डेड है तो केतु भी डेड होता है, किसका स्टोन इस्तेमाल करना चाहिए? ये भी सवाल अभी पीछे हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। पहला हमारा जो चैप्टर है उसमें हाउसेस की डिवाइडेशन यानी घरों की तकसीम। आप सबको मालूम है कि जायचे में 12 घर होते हैं और हर घर जो है अपने अंदर कोई ना कोई खुसूसियत रखता है। बहुत सारी चीज़ें तमाम घरों से मंसूब हैं जिसमें आपकी ज़िंदगी के अज़ल से लेके ज़िंदगी गुजारने तक के तमाम हालात वाक़यात जो हैं वो हम इन हाउसेस से, घरों से देखते हैं। अभी टेस्ट आप लोगों का हुआ था जिसके अंदर पाकिस्तान का जायचा आप लोगों ने बनाया, और वो प्रैक्टिस इसलिए की गई थी कि आपका जो आगाज़ होने जा रहा है एरीज़ असेंडेंट से, कि जायचे का जो पहला घर है वो अगर एरीज़ होगा तो जायचे के बाकी जो घर हैं उन घरों में कौन कौन से प्लैनेट्स को कौन कौन सा हाउस मिलेगा और उसके मुताबिक वो क्या क्या इंटरप्रिटेशन जो हैं वो अपनी रखेंगे।
ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि आप एक बिल्डिंग तामीर कर लें और उस बिल्डिंग को तामीर करने के बाद उसमें आप ये डिसाइड कर लें कि ये जो घर है इसके अंदर मेरा ये रूम है जो घर का मालिक है, मैंने अपने बच्चों को ये रूम देना है, एक ऐसा रूम है जिसको आप एज अ टॉयलेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, एक रूम को आप किचन के तौर पे यूज़ करते हैं, एक को आप ड्राइंग रूम के तौर पे भी यूज़ करते हैं। या किसी भी मुल्क में जब इलेक्शन होता है तो उसके बाद एक गवर्नमेंट जो है वो तश्कील दी जाती है, उसमें मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ जो भी अक्सरियत में जीते उसकी कोशिश होती है कि हम अच्छे जो इदारे हैं, जो अच्छी पोस्ट हैं, जो अच्छी सीट्स हैं वो हम अपने पास रखें। लेकिन कुछ ऐसे भी अफराद उनके साथ मुंसलिक हो जाते हैं जो उनके हम मिजाज तो नहीं होते, लेकिन वक्त गुजारने के लिए उनके सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है। वो उनके ख़िलाफ़ कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन जब इकट्ठे होते हैं अपने मकसद के तहत तो एक दूसरे को डैमेज नहीं करते, एक दूसरे को नुकसान नहीं देते। इसकी ताज़ा मिसाल हमारी आजकल की जो गवर्नमेंट चल रही है वो आप लोगों के सामने ही है कि इस गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी और पार्टी से है, प्रेसिडेंट जो है वो किसी और पार्टी से है, फाइनेंस की मिनिस्ट्री किसी और के पास है, हाउसिंग की मिनिस्ट्री किसी और के पास है, अंदरूनी मामलात कोई और देख रहा है, खारजा के मामलात कोई और देख रहा है। तो इसी तरह जब एक जायचा बनता है, ये बिल्कुल इसी तरह ही जैसे एक हुकूमत मुख्तलिफ़ इदारों के ऊपर अपने बंदों को अपॉइंट करती है कि आपने इस डिपार्टमेंट को देखना है, उस डिपार्टमेंट के जवाबदेह आप होंगे, तो वो फिर उस डिपार्टमेंट को अपने मिजाज के मुताबिक चलाता है। अगर वो आतिशी है, अगर वो आबी है, अगर वो एयर से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो जो फोर्थ एलिमेंट है उससे ताल्लुक़ रखता है, अर्थ, एयर, वाटर, और एक कौन सा एलिमेंट है किसी को भी नहीं याद, ठीक है, अर्थ, फायर, अर्थ, एयर और वाटर, और एक हमने और पढ़ा था ईथर भी, फिफ्थ एलिमेंट। तो अपने ब्रेन्स को हाजिर रखिए, मैं कभी भी कुछ भी सवाल कर सकता हूँ। तो ये कहने का मकसद ये कि हर इंसान अपने अपने मिजाज के मुताबिक उसको चला रहा होता है। फिर वो ये भी देख रहा होता है कि मेरे ऊपर जो बॉस है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरा जो बॉस है वो डिस्टर्ब हो। तो हर जायचे का एक बॉस होता है, उस बॉस को हम कहते हैं असेंडेंट, लगन। कि लगन जो है वो डिसाइड करती है कि उसने कौन कौन सा हाउस किस किस को देना है, और जब वो हाउस उनको मिल जाता है, वो उनका दोस्त है, दुश्मन है, या वो न्यूट्रल हो जाता है कोई अच्छी पोस्ट मिलने के बाद, तो वो एज अ न्यूट्रल बिहेव करता है। आप लोगों के सामने इस वक्त एक जायचा है, हाउसेस डिवाइडेशन कि जायचा इस वक्त जो आप लोग अपने सामने देख रहे हैं, यहाँ से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है, आपने अभी रिसेंटली पाकिस्तान का जायचा बनाया, उसको भी अपने जहन में रखिएगा, ताकि अब आपने जो जायचा एक बनाया आपको पता चले कि इफ़ पाकिस्तान इज़ अ मैन तो वो कैसा होता। आप सबको स्टडी करने को मिल जाएगा कि इफ़ पाकिस्तान इज़ अ मैन तो इस वक्त वो क्या कर रहा होता, उसके फाइनेंस कैसे होते, उसकी मेहनत कैसी होती, उसके रिलेशनशिप्स पड़ोसियों के साथ कैसे होते। जिस तरह एक इंसान ज़िंदगी गुजारता है, इसी तरह मुल्क जो है वो भी अपने रिलेशनशिप्स को कायम रखता है। किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ दुश्मनी रखनी है, किससे अमदाद लेनी है, किसको अमदाद देनी है, अवाम कहाँ हैं। इसी तरह इसको हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, सियासी नजूम। नंबर 1 सामने जहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 1 का मतलब है एरीज़ के। एरीज़ असेंडेंट को हम पढ़ेंगे, और एरीज़ असेंडेंट का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स। मार्स का सिंबल आप फर्स्ट हाउस में देख रहे हैं कि पहला घर इस जायचे का जो कैप्टन है वो मार्स है, कि जो हुक्मरानी आई है वो मरीख के पास आ गई है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स पढ़े थे।
उसको भी मद्देनज़र रखना है। स्क्रीन पे भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि गुड प्लैनेट्स भी साइड पर मौजूद हैं, बैड प्लैनेट्स भी मौजूद हैं और न्यूट्रल भी मौजूद है। गुड, बैड और न्यूट्रल सारे मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कि पहला घर तो मार्स ने अपने पास रखा हुआ है। अब इसके बाद जो सेकंड हाउस है वो उसने किसको दे दिया? सेकंड हाउस नंबर 2 कि अगर नंबर 1 एरीज है तो ऑटोमेटिकली दूसरा घर जो है वो टॉरस बन जाएगा। इसी तरह नंबर 3 जो है वो जेमिनी बन जाएगा, नंबर 4 कैंसर बन जाएगा, 5 लियो है, 6 वर्गो है, विर्गो नहीं वर्गो है, 7 जो है वो लिब्रा है। और टॉरस और लिब्रा ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं, ये दो ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जिनका रूलिंग प्लैनेट वीनस है। तो मार्स ने जायचे का जो दूसरा घर है वो वीनस को दिया है और 7वां घर भी वीनस को दिया कि फाइनेंस का हाउस, बोलने का हाउस, ख़ानदानी मामलात का हाउस और 7वां घर अज़दवाजी ज़िंदगी का घर, शराकतदारी का घर, डेली वेजेस का घर, ये इसने दे दिया है वीनस को। अब हम तलाश करते हैं कि ये जो 2 हाउस इसने दिए हैं वीनस को, क्या वीनस मार्स का दोस्त भी है कि नहीं? आप लोग देख सकते हैं कि राइट साइड के ऊपर बैड प्लैनेट्स हैं और लेफ़्ट साइड के ऊपर गुड प्लैनेट्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि आमने सामने जो भी प्लैनेट्स हैं ये एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं, एंटी हैं। तो वीनस जो है उसको मिला है दूसरा और 7वां घर जो कि असेंडेंट का यानी मार्स का दुश्मन है, मैलेफिक है उसके लिए। तो इस जायचे के अंदर जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री है, जो बोलने की मिनिस्ट्री है, जो ख़ानदानी मामलात की मिनिस्ट्री है, जो अज़दवाजी ज़िंदगी की मिनिस्ट्री है, जो पार्टनरशिप की मिनिस्ट्री है, जो डेली इनकम की है, वो सारी की सारी वीनस के पास आ गई। अब वीनस एंटी है मार्स का, तो इस जायचे के अंदर दूसरा और 7वां घर, ये अपने जहन में रखिएगा, वीनस क्या है? एंटी है मार्स का। तो 7th हाउस चूँकि बिल्कुल ऑपोजिट है लगन के, 7th हाउस ऑपोजिट है लगन के, कि लगन पहला घर और 7वां घर ये दोनों आमने सामने हैं, बिल्कुल मुकाबले की पोजीशन पे होते हैं। और वीनस मैलेफिक होने की वजह से इस जायचे के अंदर जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ पे मार्स को प्रॉब्लम्स देगा। क्यों प्रॉब्लम्स देगा? क्योंकि लगन का एंटी है और इसके अंदर क्या पाई जाती है? हमने वीनस की क्वालिटीज़ पढ़ी थी, ज़िद, अना, कि दुनिया में जितनी भी गड़बड़ का ताल्लुक ज़ुहल से तो है, लेकिन उस गड़बड़ का आगाज़ होने के लिए कोई वजह तो चाहिए ना, कोई रीज़न तो चाहिए। वो रीज़न के कौन बनता है? वीनस बनता है। तो वीनस जायचे में जहाँ जहाँ भी जाएगा, इसको हम कभी भी जायचे में एक्टिव नहीं करेंगे। ये अगर कंबस्ट होगा तो एक्टिव करेंगे। गरूब किसी भी कोई प्लैनेट मैलेफिक है यानी दोस्त हो या दुश्मन हो, अगर वो कंबस्ट हो जाता है किसी भी हालत में, किसी भी हाउस में, उसको एक्टिव किया जा सकता है। कि लेट्स सपोज वीनस 2nd हाउस उसको मिला है, फाइनेंस है ना, पैसा, 7वां घर शादी है। क्या अब इस वीनस अगर इस जायचे में गरूब हो जाता है, ना उस बंदे की शादी हो पाएगी, ना उस बंदे के पास पैसा जुड़ेगा, ना उसको कोई गुफ्तगू दूसरा घर बोलना, ना उसको गुफ्तगू करने का कोई ढंग आएगा। और वीनस प्यार मोहब्बत भी है कि दूसरा घर वीनस को मिला है। तो एरीज वाला शख्स जो है, अगर वीनस अपने घर में होगा तो मिठास भी पैदा करता है कि गुफ्तगू मीठी होगी, चाहे अपने मकसद के लिए हो, क्योंकि ये वीनस का रंग ढंग यही है कि वो अपने मकसद के लिए कुछ भी ख़राबी पैदा कर सकता है। 1st हाउस के बाद 2nd और 7th हाउस जो है वो मार्स ने किसको दिया? वीनस को। अभी हम सिर्फ हाउसेस की डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं, अभी ये नहीं सोचना कि इसकी प्रेडिक्शन क्या है, इसका हमने क्या करना, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। जायचे का 1st हाउस एरीज, असेंडेंट ने
अब जायचे के मज़ीद 2 घर जो हैं वो उसने दिए हैं किसको? मरकरी को। नंबर 3 जहाँ पे लिखा है और नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 घर इस जायचे में मरकरी के पास हैं। और मरकरी एंड मार्स, आप लोगों ने पढ़ा था गुड एंड बैड प्लैनेट्स के लेक्चर के अंदर कि मरकरी जो है इसकी सबसे दोस्ती होती है, लेकिन नहीं होती तो सिर्फ 2 प्लैनेट्स के साथ इसकी दोस्ती नहीं है। और वो प्लैनेट्स कौन से हैं? एक मून और एक मार्स। तो इस जायचे के अंदर जो 2 घर मज़ीद मिले हैं, तीसरा और छठा घर, वो मरीख ने अपने दुश्मन को दिया है। यानी मेहनत, बीमारी, कर्जा, वहम, हार्डशिप, वो उसने अपने दुश्मन को दी। भाई तो अपने पास रख, तू जान, बीमारी जाने जो भी जाने। तो इस जायचे के अंदर मरकरी के पास 2 घर हैं, तीसरा और छठा। और कैप्टन कौन है जायचे का? मार्स। मार्स अभी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अभी ये ना देखें कि मार्स और ये प्लैनेट्स कहाँ मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं, अभी इसको अपने जहन से निकालें, अभी हाउसेस की डिवाइडेशन को समझें। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 4th हाउस। 4th हाउस नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर ये घर इसने मार्स ने दिया है मून को। और जब हम गुड एंड बैड हाउस पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्स और मून बोथ आर फ्रेंडली, कि उसने केंद्र का एक बड़ा अच्छा घर, माँ का, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, घर का सुकून, सुख, ये सारी की सारी चीज़ें उसने किसको दे दी? अपने दोस्त को। हर बंदे को यही अजीज़ होता है ना कि मैं जब सुबह का थका आ रहा घर जाऊं और मैं घर जाके आराम से सो जाऊं, मुझे कोई तंग ना करे वहाँ पे, मेरे माँ के साथ मेरा रिलेशन ठीक रहे। माँ से सबसे ज़्यादा प्यार होता है इंसान को, कि सुकून चाहिए, पीस चाहिए, वो जगह जो आपकी मलकियत होती है, आप उसके मालिक होते हैं। तो 4th हाउस उसने दे दिया मून को, एक अच्छे दोस्त को, अपने दोस्त को दे दिया। जी, मार्स जो है जब असेंडेंट में आ जाता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली बाकी जो हाउसेस हैं उसी तरतीब से आगे सबको मिलते हैं, लेकिन वो क्यों मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, वही चीज़ हम समझ रहे हैं कि मार्स ने अगर 4th हाउस मून को दिया है, एक अच्छा घर मून के पास मौजूद है, तो इस जायचे के अंदर मून जहाँ जहाँ भी जाएगा, मून के ऊपर अगर अनलेस और अंटल कोई थ्योरी ना अप्लाई हो जाए, ख़राब हो जाए, हबूद का हो जाए, डिबिलिटेशन का, नीच का हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम्स दे सकता है। अदरवाइज़ मून इस जायचे के अंदर एक अच्छा प्लैनेट है, जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पर पॉजिटिविटी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको घर अच्छा मिला हुआ है, वो दोस्त है असेंडेंट का। अगर उसके ऊपर कोई बैड थ्योरी नहीं है, 6, 8, 12 में चला जाता है या हबूद का हो जाता है, फिर प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वो बेचारा ज़ेरे आताब आ गया, बाउंड हो गया खराबी देने के लिए। नेक्स्ट हाउस की हम डिवाइडेशन देखते हैं कि मार्स ने जायचे का जो 5th हाउस है, मूल त्रिकोण का, जिसमें अक्ल है, प्यार मोहब्बत है, अनसर्टन गेन है, औलाद है, इल्म है, अक्ल है, फ़न है, हुनर है, सीखना है, तालीम है, ये सारी की सारी चीज़ें 5th हाउस रूल कर रहा है। सन उसने अपने दोस्त को दे दी। तो इस जायचे में सन जहाँ जहाँ पर भी जाएगा, अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई बैड थ्योरी अप्लाई ना हो जाए, ये पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जायचे का 8वां, यानी पहला घर और 8वां घर, स्कॉर्पियो, दोनों का लॉर्ड प्लैनेट मार्स ही है, तो इसने 8वां घर अपने पास ही रखा हुआ है कि मार्स के भी 2 ज़ोडिक साइन होते हैं, एक एरीज और एक स्कॉर्पियो। तो इस जायचे के अंदर मरीख ने 2 घर अपने पास रखे, एक पहला और 8वां, यानी मुश्किलात, हर्डल्स, नाउमीदी, परेशानी, हादसात, करप्शन, एलिगेशंस, डेथ फोबिया, वो सारी चीज़ें इसने अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, आगे देखते हैं
जायचे का 9th and 12th हाउस, यानी वो दो हाउसेस जो जुपिटर को मिले हैं वो हैं 9th और 12th। 9 का मतलब है सेजिटेरियस, 12 का मतलब है पाइसेस। और जुपिटर जो है, अब जुपिटर के पास एक नहस घर भी है, ख़राब घर भी है। जुपिटर के पास एक मूल त्रिकोण का अच्छा घर भी है। तो जुपिटर की अफादियत इस जायचे में बढ़ जाती है क्योंकि 9वां घर साहिब जायचे का नसीब का घर भी होता है। और मूल त्रिकोण का घर मिलने की वजह से कि अगर किसी प्लैनेट को एक नहस घर मिले और एक केंद्र का या मूल त्रिकोण का अच्छा घर मिल जाए तो उसकी अफादियत पॉजिटिव हो जाती है। और जुपिटर वैसे भी आप गुड प्लैनेट्स में जाके देखें तो मार्स का दोस्त है, तो इसने 9वां घर और 12वां घर अपने दोस्त को दिया है। जुपिटर जो है इस जायचे में जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई बैड थ्योरी अप्लाई ना हो जाए। और बैड थ्योरी क्या होती है? कंबस्ट हो जाए, डिबिलिटेशन में चला जाए, नीच का हो जाए, या 6, 8, 12 में किसी ख़राब जगह पर बैठ जाए। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में 2 घर पीछे बचे, वो है 10वां और 11वां घर। 10वां घर सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है करियर, रोज़गार, अमाल, इज़्ज़त, शोहरत, मुस्तकिल मिजाजी, काम करने की। और 11वां घर काम काज, कारोबार का मुनाफा, ख्वाहिशात, दोस्त अहबाब, छोटी बीमारी भी इसमें होती है। बड़े बहन भाई होते हैं 11वें घर में। अब हम यहाँ पर, ये ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर स्ट्रेट वे हम जाके देखें कि गुड एंड बैड हाउसेस जो लेफ़्ट और राइट पे आपके इस वक्त चल रहे हैं, कि वहाँ पर मार्स और सैटर्न बोथ आर एंटी, कि दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं, दुश्मन हैं। मरीख और ज़ोहल दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन जब मैंने आपको गुड एंड बैड हाउसेस पढ़ाए थे, उसमें मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी, और वो ये बताई थी कि जो बैड हाउसेस हैं या गुड हाउसेस हैं, ज़रूरी नहीं कि ये गुड भी हों या बैड भी हों। वो एक बेसिक नॉलेज था। अब एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ जाना है कि सैटर्न को बाय डिफ़ॉल्ट लगन का जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है उसके करियर का मिल गया, और सैटर्न उसका दुश्मन है मरीख का, मार्स का। तो सैटर्न को इस जायचे में एक अच्छा घर मिलने की वजह से, पॉजिटिव हाउस, कि क्या कोई शख्स चाहेगा कि मेरी जो इज़्ज़त है वो मजरू हो या ख़राब हो? वो तो इज़्ज़त संभाल के रखेगा। तो इस जायचे में सैटर्न को क्योंकि एक अच्छा केंद्र का 10वां घर मिला हुआ है, घर उसके पास 2 हैं, लेकिन उन दोनों में से एक उसको घर बड़ा अच्छा मिला हुआ है। 11th हाउस तो है ही है अपनी जगह पे अच्छा, लेकिन 10th हाउस उससे भी ज़्यादा सबसे अहमियत होती है। जो अंदर वाले 4 घर हैं ना, जो हमने औताद के, केंद्र के पढ़े थे, केंद्रा के पढ़े थे, ये 4 घर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 10वां घर चूँकि सैटर्न को मिला, एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी पोस्ट दे दी कि मरीख ने उसकी बोलती बंद कर दी कि भाई तुझे एक अच्छी जगह दे दी है, मुझे अब तंग नहीं करना। अब उसको एक अच्छी जगह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिल चुकी है, वहाँ पे आके वो विराजमान हो चुका है, 2 घर ले चुका है। तो इस बेस के ऊपर, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा था, इसको समझने की ज़रूरत है। इस बेस के ऊपर सैटर्न जो है वो इस जायचे में न्यूट्रल हो जाता है। वो फिर मैलेफिक नहीं रहता, वो ख़राब नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। कि दोस्त दुश्मन हमने पढ़े ज़रूर, लेकिन अब उस पर थ्योरी अप्लाई हो गई है। जैसे कोई प्लैनेट हबूद का हो जाता है, नीच का हो जाता है, तो वो बाउंड हो जाता है बुरे असरात देने के लिए। लेकिन कोई प्लैनेट अगर शर्फ का हो जाए तो वो बाउंड हो जाता है अच्छे असरात देने के लिए।
इसी तरह यहाँ पर सैटर्न अब बाउंड हो गया है कि मुझे एक अच्छी पोस्ट मिल चुकी है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं बिला वजह ख़राबी करता फिरूँ। तो इस जायचे के अंदर सैटर्न एक न्यूट्रल प्लैनेट है जो अब पॉजिटिव हो जाएगा और जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पर ख़राबी नहीं कम अज़ कम पैदा करेगा, वहाँ बुराई नहीं पैदा करेगा, वहाँ गड़बड़ नहीं पैदा करेगा, प्रॉब्लम्स नहीं देगा। तो इस तरह से मार्स जो कि एरीज असेंडेंट हमने पढ़ा था कि उसने किस तरह से इन तमाम घरों की तकसीम की। अब पाकिस्तान जी, वीनस की मैं भी बताता हूँ। वीनस जो है वो मेलेफिक ही रहेगा। उसकी वजह ये है कि इस वक्त सामने स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि जो प्लैनेट्स इस जायचे में बेनिफिशियल हैं, बेनिफिशियल कौन कौन से? मार्स, क्योंकि लगन का मालिक है, कैप्टन तो खुद बुरा नहीं हो सकता। फिर मून, उसको 4th हाउस मिला हुआ है। फिर उसके बाद सन, 5th हाउस का लॉर्ड, जुपिटर। ये 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो इस जायचे में बहुत अच्छे हैं। जहाँ जाएंगे, जहाँ बैठेंगे, वहाँ पे अच्छाई ही पैदा करेंगे, फ़ायदा ही देंगे। अब इसके नीचे लिखा हुआ है मेलेफिक। अभी ये बेटी ने सवाल किया था कि वीनस जो है, अब उसको भी केंद्र का घर मिल गया तो अच्छा तो उसको भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं जब वीनस का बता रहा था, मैंने आपको ये, अगर वीनस असेंडेंट के ऑपोजिट ना होता तो फिर वीनस को अगर केंद्र का कोई अच्छा घर मिल जाता तो शायद वो प्रॉब्लम ना देता। लेकिन क्योंकि वीनस जो है एक तो मेलेफिक है ही है उसके लिए, लेकिन उसको घर कौन सा मिला हुआ है? ऑपोजिट हाउस, बिल्कुल मुकाबले पे, सामने। क्या आप चाहेंगे कि आपके सामने एक बंदा आके खड़ा हो जाए और वो आपको घूरी जा रहा है और आपको पता है ये मेरा दुश्मन है, तो आप हर वक्त इस खौफ में मुब्तला रहेंगे कभी भी ये मुझे मार सकता है, ये मुझे कभी भी डैमेज कर सकता है, जब आमने सामने आ जाए। तो अगर वीनस का कोई लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कोई और उसको अच्छा घर मिल जाता तो हम उसको कह सकते थे कि जायचे में वीनस जो है वो अच्छा। लेकिन केंद्र के हाउसेस में पहला और जो 7वां घर है, ये चूँकि बिल्कुल ऑपोजिट हैं, आमने सामने हैं, तो आप कभी भी अपने मुकाबले में किसी दुश्मन को नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन अब उसको बाय डिफ़ॉल्ट वीनस को ये घर मिल चुका है, तो वीनस जो है इस जायचे में आप वीनस को कभी ताकत नहीं देंगे। 7th हाउस है ना, अक्सर एरीज असेंडेंट वालों को अपनी बेगम से गिले शिकवे, या बेगम होगी उसको शौहर से गिले शिकवे रहते हैं। ये आपको वैसी एक टिप बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, हो सकता है अच्छे भी हो जाए दोनों। अब नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ न्यूट्रल। सैटर्न को चूँकि केंद्र के, हाँ अगर अब सैटर्न अगर बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता उसके, लेकिन अब उसको पोजीशन ऐसी मिली कि वो साइड पे है, उसको साइड पे बिठाया हुआ है, वो एक साइड पे चला गया, तो यहाँ पर सैटर्न जो है उसको न्यूट्रल कहा जाएगा। कि हम यहाँ पे सैटर्न का स्टोन भी पहन सकते हैं इस जायचे में, हम उसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं, उसको ताकत दे सकते हैं। अगर हमें करियर को बूस्ट देना है, हमें करियर बिजनेस को बूस्ट देना है, करियर प्रॉफिट को, हमें सोशल एक्टिविटीज़ को बूस्ट देना है, एरीज असेंडेंट वालों की बात करूँगा, तो फिर हम यहाँ पे इसको बेहतर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बढ़ते हैं।